नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जो आपके लिए MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 10 इकाई 10 में सहायक सिद्ध होने के साथ साथ उन तमाम एग्जाम्स में या उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से लाभदायक सिद्ध होगा, जिनमें भी इन आयोगों से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 से, और हमारी कोशिश रहेगी कि इस पुस्तक में दिए हुए राष्ट्रीय एवं राज्य मानव अधिकार आयोग से संबंधित सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 से। दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 9 में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और उनमें से पूछा गया है कि इन 4 विकल्प में से किस विकल्प में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कार्य का वर्णन नहीं किया गया। कहने का मतलब है, इन 4 विकल्पों में से 3 विकल्प ऐसे हैं जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यों को दर्शाते हैं। एकमात्र विकल्प ऐसा है जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यों से संबंधित नहीं है, जिसका आपको चयन करना है। तो चलिए एक बार अब हम अपनी नज़र डालते हैं विकल्पों पर। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, न्यायालय में लंबित मानव अधिकार संबंधित प्रकरण की कार्यवाही में हस्तक्षेप करना। तो दोस्तों, यह कार्य राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग करता है, इसलिए कथन ए सही है। चूंकि प्रश्न में नहीं पूछा गया है कि कौन सा कार्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब नहीं है। कारागार में कैद दोषियों के मानव अधिकार की रक्षा करना, यह कार्य भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग करता है। ऑप्शन सी, मानव अधिकार पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा देना। दोस्तों, आर्थिक मुआवजा देने का अधिकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को नहीं है और यह कार्य यह आयोग नहीं करता, इसलिए कथन सी गलत है। मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध कार्यक्रम प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। दोस्तों, यह कार्य भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का है। चूंकि प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि कौन सा कार्य निम्न में से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा नहीं देता। दोस्तों, चलिए अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। तो दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 10 से आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो अधिनियम है वह वर्ष 1993 में आया। इसके बाद पूछा गया है कि इस अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन एक इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय का एडवोकेट। तो दोस्तों, यह अध्यक्ष के पद पर नहीं बैठ सकते। उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश। दोस्तों, यह भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद के लिए योग्य व्यक्ति नहीं है। भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, भारत का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इस पद पर बैठ सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 10 का सही जवाब है। और ऑप्शन डी कहता है केवल उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, जो कि गलत कथन है। ऑप्शन नंबर सी एकमात्र ऐसा विकल्प है जो प्रश्न क्रमांक 10 के अनुसार हमारा आंसर हो सकता है कि भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार इस आयोग के अध्यक्ष के पद को धारण कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 11, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, हम सभी अपने पिछले वीडियोस के माध्यम से चर्चा कर चुके हैं कि जस्टिस अरुण कुमार
मिश्रा वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर डी जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा प्रश्न क्रमांक 11 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 12 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है डैश। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 में आपसे इस आयोग की प्रकृति के बारे में पूछा जा रहा है कि आयोग किस प्रकृति का निकाय है, संवैधानिक निकाय है या सांविधिक निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए हम कथनों की ओर अपना रुख करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यह सांविधिक निकाय है। दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही है। यह संवैधानिक निकाय है। दोस्तों यह कथन गलत है। चूंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन एक अधिनियम के माध्यम से हुआ था, हम सभी जानते हैं, जो कि 1993 में आया था, इसलिए यह एक सांविधिक निकाय है। इसका उल्लेख दोस्तों संविधान में नहीं है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है। दोस्तों यह कथन भी सही है। तो प्रश्न क्रमांक 12 में कथन ए एवं कथन सी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ए एवं सी दोनों प्रश्न क्रमांक 12 का सही जवाब है। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सांविधिक एवं बहुसदस्यीय निकाय है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 13 निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है। दोस्तों यहां पर भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको इन चारों में से एक ऐसे विकल्प को पहचानना है जिसका संबंध मानव अधिकार आयोग से, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कथन 1 से या कथन ए से। इसकी स्थापना 1993 में की गई, अर्थात राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई। दोस्तों यह कथन बिल्कुल सही है। मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग को सजा देने का अधिकार है, यह कहता है कथन भी, दोस्तों जो कि अपने आप में गलत कथन है। राष्ट्रीय मानव अधिकार को ना तो सजा देने का अधिकार है और ना ही पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक मुआवजा प्रदान कर सकता है। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं कथन सी की। इस आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों यह कथन भी सही है। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, यह कथन भी सही है। तो दोस्तों इन 4 में से 3 विकल्प सही हैं। एकमात्र भी ऐसा विकल्प है जो कि गलत है, और चूंकि इस प्रश्न में गलत विकल्प को पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 14 निम्नलिखित में से किस एक की परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 14 में आपसे पूछा गया है कि आपके लिए 4 विकल्पों में 4 आयोगों का उल्लेख है। उन 4 आयोगों में से किस एक आयोग की प्रकृति अन्य 3 आयोगों से भिन्न है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑप्शन नंबर ए से। ऑप्शन नंबर ए में पिछड़ी जाति आयोग अर्थात ओबीसी आयोग के बारे में चर्चा करी गई है। ऑप्शन नंबर बी में वित्त आयोग की बात करी गई है। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और ऑप्शन नंबर डी निर्वाचन आयोग। दोस्तों इन चारों विकल्प को देखकर हमें लगता है कि विकल्प ए, विकल्प बी एवं विकल्प डी में शामिल आयोग संवैधानिक प्रकृति के हैं। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एकमात्र विकल्प है जिसकी प्रकृति सांविधिक है, और चूंकि यहां पर ऐसे विकल्प की बात करी गई थी जो अन्य 3 विकल्पों में भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रश्न क्रमांक 14 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 15 निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति समिति में सदस्य के रूप में शामिल नहीं होता। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं प्रधानमंत्री उस समिति में शामिल होते हैं एवं उस समिति की अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष भी इस समिति में शामिल होते हैं
साथ ही साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता भी उस समिति में शामिल होते हैं। इसके अलावा राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी नियुक्ति समिति में शामिल होते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसमें बताया गया है राज्यसभा का सभापति जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति वाली समिति में शामिल नहीं होते। इसलिए ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 15 का सही जवाब है। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति समिति में 6 सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या प्रेसिडेंट, लोकसभा में अपोजिशन लीडर, राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा में अपोजिशन लीडर एवं होम मिनिस्टर। यह 6 व्यक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की चयन समिति में शामिल होते हैं। आपको ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं राज्यसभा का सभापति इस समिति में शामिल नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 15 का सही जवाब है। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए डिटेल में दिया हुआ है कि समिति में कौन कौन शामिल होता है। जहाँ बात करी गई है अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री की, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा में विपक्ष का नेता एवं केंद्रीय गृह मंत्री को मिलाकर कुल 6 सदस्य इस समिति में शामिल होते हैं और इन 6 सदस्यों में से प्रधानमंत्री के द्वारा इस समिति की अध्यक्षता की जाती है। तो चलिए दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की। कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? तो दोस्तों आपको इन 4 विकल्पों में बताना है कि कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पदेन सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष, दोस्तों ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पदेन सदस्य के रूप में शामिल नहीं होते, इसलिए ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 16 का सही जवाब है। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पदेन सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 16 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 17, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कभी भी अध्यक्ष नहीं रहा? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं जस्टिस शिवराज पाटिल, जस्टिस एएस आनंद, जस्टिस एस राजेंद्र, यह तीनों व्यक्ति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर चुके हैं। एकमात्र ऑप्शन डी जस्टिस पी सदाशिवम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अध्यक्ष के पद पर कभी भी नहीं रहे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जस्टिस पी सदाशिवम प्रश्न क्रमांक 17 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 18, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संस्तर इनमें से कौन नहीं है? राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना में राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर शामिल होता है। इसकी संरचना में ब्लॉक स्तर शामिल नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 18 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 19, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों हमने स्थापना देखी हुई है। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 19 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 20, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जस्टिस रंगनाथ मिश्र, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न क्रमांक 21, लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना
उनकी मानवता को चुनौती देना है। यह कथन किस महान विचारक का है या किस विद्वान का है? हम एक बार कथन फिर से देख लेते हैं। लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना, उनकी मानवता को चुनौती देना है दोस्तों। यह कथन ऑप्शन नंबर डी नेल्सन मंडेला का है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 21 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 22, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर रहा है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं जस्टिस A.S. आनंद, जस्टिस J.S. वर्मा, जस्टिस रंगनाथ मिश्र, यह तीनों व्यक्ति इस पद पर रह चुके हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 22 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 23, इनमें से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य में शामिल नहीं है? तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 23 में आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं। उनमें से एक विकल्प ऐसा है जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य का उल्लेख नहीं है। आपको उस कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, यह शामिल होते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष दोस्तों यह भी शामिल होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री दोस्तों यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्य के रूप में शामिल नहीं होते। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष दोस्तों ये भी शामिल होते हैं। चूंकि इस प्रश्न में ऐसे सदस्य के बारे में पूछा गया था जो शामिल नहीं होते, इसलिए ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 23 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 24, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 24 का सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न क्रमांक 25 की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों द्वारा की जाती है। उस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, उस समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री प्रश्न क्रमांक 25 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 26, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब संशोधित किया गया? तो दोस्तों वर्ष 2006 एवं वर्ष 2019 इन दोनों वर्षों में राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को संशोधित किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों वर्ष अर्थात 2006 एवं 2019 प्रश्न क्रमांक 26 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 27, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। प्रश्न क्रमांक 28, इनमें से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदेन सदस्य के रूप में अन्य आयोग के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं? इनमें से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदेन सदस्य के रूप में अन्य आयोग के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं? आपको बताना है नीचे 4 विकल्पों में जिन आयोग के अध्यक्ष दिए हुए हैं क्या वे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में पदेन सदस्य के रूप में शामिल होते हैं या नहीं। तो चलिए हम अपना रुख ऑप्शंस की ओर करते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, दोस्तों यह कथन सही है क्योंकि ये पदेन सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, यह कथन भी सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष, यह कथन भी सही है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 28 का सही जवाब है।
प्रश्न क्रमांक 29, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? दोस्तों, हमने नियुक्ति के समय चर्चा करी थी कि जिस व्यक्ति के द्वारा नियुक्ति की जाती है सामान्यतया त्यागपत्र भी उसी व्यक्ति को दिया जाता है। चूँकि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसलिए ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति, प्रश्न क्रमांक 29 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 30, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया? दोस्तों, 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न क्रमांक 30 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 31, मानव अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम में कितने अध्याय और धाराएं शामिल हैं? तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं इस अधिनियम में 8 अध्याय एवं 43 धाराएं शामिल हैं। ऑप्शन नंबर ए, 8 अध्याय और 43 धाराएं प्रश्न क्रमांक 31 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 32, मध्य प्रदेश राज्य के पहले मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं खलील उल्लाह खान मध्य प्रदेश राज्य के मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं, खलील उल्लाह खान। ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न क्रमांक 32 का सही जवाब है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने मानवाधिकार आयोग से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की चर्चा करी। यदि आपको हमारे द्वारा इस प्रकार से बनाए जाने वाले वीडियोस आपके एग्जाम की तैयारी में आपकी किसी भी प्रकार की सहायता करते हैं तो आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियोस को लाइक करें, ऐसे व्यक्तियों तक शेयर जरूर करें जिनको हमारे वीडियोस से उनके एग्ज़ाम की तैयारी में उनको सहायता प्राप्त हो सकती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड की हुई है। आप इस लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एवं हमारी इस सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। साथ ही साथ आप यदि इस पुस्तक को भी परचेज करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप उसके माध्यम से इस पुस्तक को भी बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करते रहें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती, आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। लगातार मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।